प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब हो गया किसी चीज पे कोई कंट्रोल अप्लाई करना। यानी कि साफ और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बोलूंगा कि सेंसरशिप का मतलब क्या हो गया, अगर आप कोई राइटर हैं और आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो आप पे एक चीज वो अप्लाई करेंगे कि आपको वो अलो ही नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ लिखना। या तो आपको वो किसी केस के चार्जेस में या कोई केस आप पे अप्लाई करके आपको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे या अरेस्ट करेंगे, जिस तरीके से जो भी चीज उनको अच्छी लगेगी ताकि आपकी राइटिंग स्टॉप हो जाए, उसी चीज को हम सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है जी। तो यही अब कॉलोनियलिज्म इंडिया में आया था, प्रिंट भी हमने देखा, अब नेशनल मूवमेंट्स भी हमने देखे कि अब आहिस्ता आहिस्ता नेशनल मूवमेंट्स के आइडियाज भी स्प्रेड हो रहे थे प्रिंट में। हमने देखा अब वुमेन एजुकेशन के बारे में भी प्रिंट में डिस्कस हो रहा था, या बाकी डिफरेंट जो भी सोशल इश्यूज थे उनके बारे में भी, या रिलीजियस इश्यूज के बारे में भी, सारा कुछ अब प्रिंट में ही डिस्कस हो रहा था। इवन कि रिवोल्ट भी अब इंडिया ने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ किया शुरू किया, वो भी आप किसमें, प्रिंट में, प्रिंट से ही जो है स्प्रेड हो रहा था। अब अंग्रेज सरकार को लगा कि अब ये हम पे अटैक कर रहे हैं, हमें फौरन इनको कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करनी ही होगी। अगर हमें इनको ना रोका तो डेफिनेटली फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम पे ये हावी हो जाएंगे और सिस्टम जो है उल्टा पलट हो सकता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थिंकर्स के थिंकिंग को, डिफरेंट राइटअप्स को, डिफरेंट एसेज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने अब सेंसरशिप अप्लाई की इंडिया पे, ताकि जो भी अब इंडिया के न्यूज़पेपर से प्रिंट हो जाए वो पहले ब्रिटिश को पता होना चाहिए कि इंडिया का न्यूज़पेपर क्या लिख रहा है, और वो ब्रिटिश को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिफोर 1798, 1798 तक कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट सेंसरशिप। अभी तक, यानी कि अप टू द 18th सेंचुरी, अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को इसके बारे में जरा सी भी फिक्र ना थी कि कौन क्या राइट कर रहा है। Early measures were against Englishmen, as some Englishmen criticized the misrules of company in India. तो पहली दफा कब ये नक्शे पे ये बात आई, या कब ये बात पर्दे पे आई कि अब जो है अंग्रेज सरकार को प्रॉब्लम्स हुई हैं, जब अंग्रेज सरकार के, जब उन्हीं के कौम से, जब कुछ इंग्लिश मैन ही, या जब कुछ इंग्लिश राइटर्स ही क्रिटिसाइज करने लगे इंग्लिश लोगों को। यानी कि इन्हीं के कौम से, इन्हीं के कम्युनिटी के कुछ लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया किनको, इंग्लिश अपने ही हमवतनों को, कि आप जो है इंडिया को मिसरूल कर रहे हैं, आप जो है इंडिया पे जुल्म कर रहे हैं। अब जो है कंपनी वॉज वरीड एज क्रिटिसिज्म कैन इम्पैक्ट ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। अब कंपनी को अपनी इमेज के बारे में फिक्र हुई कि अब जो है, जो हमें क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसाइज हो रहा है, इससे हमारे एक तो ट्रेड पे असर पड़ सकता है, दूसरी हमारी इमेज खराब हो सकती है। हम जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं हमें उसी तरीके से करना है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और हम जिस तरीके से इंडिया को रूल कर रहे हैं हमें उसी तरीके से करना है। और अगर इन केस अपोजिशन से क्रिटिसाइज कंटिन्यूअसली चलता गया तो हमारी जो पहचान है, तो हम पे जो है उंगली उठ सकती है, जिस वजह से, जिस चीज से जो है हमारे ट्रेड और रूल पे दोनों पे इफेक्ट हो सकता है या इम्पैक्ट हो सकता है। By 1820, almost 22 years later, 1798 के बाद, almost 22 years later, by 1820, Calcutta Supreme Court passed regulation to control press freedom. अब जो है सुप्रीम कोर्ट से अब रेगुलेशन आई थी जो है प्रेस फ्रीडम के बारे में। ठीक है, बाय 1820, Calcutta Supreme Court passed regulation to control press freedom, and company encouraged those publications that would say good things about the company. अब कंपनी ने, यानी कि अंग्रेज सरकार ने, उन्हीं लोगों को, उन्हीं पब्लिशर्स को, उन्हीं न्यूज़पेपर्स को एनकरेज किया जो इनके फेवर में लिखते, यानी कि उन कंपनीज को या उन पब्लिकेशंस को या उन पब्लिशर्स को या उन राइटर्स को या उन न्यूज़पेपर्स को बहुत ज्यादा कंप्लीटली दबाया जो इनके खिलाफ लिखते थे। अब किन को एनकरेज किया, जो इनके फेवर में क्या लिखते। इट मींस वहां पे अब जो है करप्शन स्टार्ट हुआ था।
तो कंपनी ने अब उन्हीं लोगों को अलो किया लिखने के लिए जो इनके फेवर में लिखते। आफ्टर दैट इन 1835 After that, in 1835, editors of English and vernacular newspaper gave a petition. That's the formal request to Governor General. तब जाके बैंटिक गवर्नर जनरल थे. He agreed to revise press laws. अब कुछ एडिटर्स गिल्ड आया, इन्होंने एक पेटिशन दर्ज की, फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली गवर्नर जनरल के सामने कि आप जो है हम पे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कीजिए, जो हम पे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, हमें लिखने का हक दीजिए, हमें अपने थॉट्स आइडियाज लिखने का हक दीजिए। तो तब जाके विलियम बैंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने समहाउ इनको रिवाइज किया, प्रेस लॉज को, जो लॉ कानून बना था कोर्ट की जानिब से, उसको रिवाइज किया। अब इसमें थोड़ी बहुत नरमी इनके लिए अलो की। थॉमस मैकाले फॉर्मुलेटेड न्यूज़ रूल्स, यानी कि इन्हीं की, ये वही बंदे हैं जिनके आने से इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था। थॉमस मैकाले formulated new rules that restored earlier freedom of press. अब इनके आने के बाद 1835 में ये आए थे, इनके आने के बाद वही पुराने रूल्स फिर से हुए प्रेस के, यानी कि अब ये जो भी इनके आइडियाज थे अब ये क्रिटिसाइज भी कर सकते थे। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम प्रेस चेंज्ड। लेकिन जो ही फिर 1835 के बाद ये अलो किया गया, फिर इसके कुछ साल ही बाद, 10-20 साल के बाद क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, यानी कि जो पहला दचका था अंग्रेज सरकार को इंडिया की तरफ से, अगर इंडियन सरकार या इंडिया के लोग उसको अचीव करने में फेल भी हुए, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा ये लॉन्ग रन में पॉजिटिव साबित हुआ। तो 1857 के बाद अब कंप्लीटली एटीट्यूड चेंज हुआ था। एक तो फ्रीडम फाइटर्स का एटीट्यूड चेंज हुआ था, दूसरा राइटर्स का एटीट्यूड भी चेंज हुआ था, अब जो इंडियन प्रेस था उसका एटीट्यूड भी चेंज हुआ था। अब ये क्लियर हुए थे, इंडियन प्रेस जो था अभी, या जो भी राइटर्स इंडिया के थे, या जो भी रिवोल्ट ये रिफॉर्मर्स इंडिया के थे, अब ये क्लियर हुए थे। क्या क्लियर हुए थे कि अब जो है हमें कॉलोनियलिज्म को खत्म करना ही करना है। अब इनके सामने एक क्लियर एजेंडा था कि कॉलोनियलिज्म को खत्म करना है, चाहे उसके लिए हमें फांसी भी क्यों ना हो जाए। After the revolt, vernacular newspapers began nationalists, so Englishmen wanted measures to control what was printed. अब जो है 1857 के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, या जो भी न्यूज़पेपर्स थे वर्निकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, उनमें डेली बेसिस पे क्या आने लगा, आर्टिकल्स आने लगे जिसमें नेशनलिज्म के फीलिंग्स को स्प्रेड करने की मैसेज थी। ठीक है जी, यानी कि अब डेली बेसिस पे हर दिन जो भी अखबार आता था, जिस लैंग्वेज में भी आता था, उसमें आजादी के बारे में ही लिखा हुआ था। तो अब जो है फिर से तशवीशनाक हो गए अंग्रेज सरकार कि अब जो है ये चीजें रुकनी चाहिए। कौन चीजें रुकनी चाहिए? जो अब वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं आजादी के लिए, हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, ये चीजें रुकनी चाहिए। 1878, अब इसको कंट्रोल में करने के लिए फिर से 1878 में क्या हुआ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड व्हिच वाज मॉडल्ड ऑन आयरिश प्रेस लॉ। अब ये आयरिश क्या है? आयरिश प्रेस लॉ ये आयरलैंड का एक लॉ है प्रेस के बारे में। तो इसी तरीके पे ये, जैसे कि अभी इन्होंने कहा रिसेंटली, हम जो है कश्मीर में किसका ये इसराइल मॉडल लाएंगे, इसराइल मॉडल कश्मीर पे अप्लाई करेंगे। तो वैसा ही आयरिश प्रेस लॉ जो है, ये मॉडल इन्होंने इंडिया में अब अप्लाई किया, जिसको 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ क्या कहता था, गवर्नमेंट केप्ट ट्रैक ऑन वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स, यानी कि अब जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे इस पे नजर रखती थी अब अंग्रेज सरकार। नजर रख के क्या करते थे, इफ ए न्यूज़पेपर वाज फाउंड प्रिंटिंग समथिंग दैट कुड इंस्पायर पीपल, अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई ऐसा आर्टिकल आएगा जो लोगों को क्या इंस्पायर करेगा दंगे फसाद के लिए, जो लोगों को इंस्पायर करेगा नेशनलिज्म के लिए, जो लोगों को इंस्पायर करेगा आजादी के लिए, दैट न्यूज़पेपर वाज वार्नड, उस न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं इसको बंद करिए। इफ रिपीटेड, अगर इस न्यूज़पेपर ने इस चीज को रिपीट किया, इस इंस्पायरेशन राइटिंग को रिपीट किया, पब्लिकेशन ऑफ दैट न्यूज़पेपर वाज सीज्ड, फिर वो न्यूज़पेपर हमेशा के लिए बंद होता था, सीज होता था। ठीक है जी, ये था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। Despite all these repressive measures, nationalist newspaper kept on increasing and inspiring people. अगर अब ये ऐसे कानून भी आते थे, लेकिन इन कानूनों से जो है
कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उन लोगों पे जो अब आज़ादी का ख्वाब रखते थे, उन राइटर्स पे जो अब आज़ादी का ख्वाब रखते थे। और दिन ब दिन फिर इस नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, राइटर्स इंक्रीज हो गए जो आज़ादी के बारे में लिखते थे, न्यूज़पेपर्स इंक्रीज हो गए जो आज़ादी के बारे में लिखते थे, अगरचे वहां से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कानून भी थे। They used to write about colonialism, misrule in India, which lead to protests. अब ये क्या लिखते थे? ये लिखते थे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म से हमारे इंडिया में जुल्म है, बहुत ज्यादा जुल्म है, और जिन चीजों से फिर अल्टीमेटली क्या होता था, प्रोटेस्ट स्टार्ट होते थे। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, then Bal Gangadhar Tilak wrote in Kesariya newspaper about them without with great sympathy. एक दिन ऐसा ही पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ जिसपे बाल गंगाधर तिलक ने राइट अप लिखा, और इस राइट अप में उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपैथी उन रिवोल्यूशनरीज के लिए दिखाई जो 1907 में मारे गए थे पंजाब में। ठीक है जी, तो इस पे क्या हुआ, 1908 में लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट। अब इसी राइट अप पे, इस राइट अप पे बाल गंगाधर तिलक को इम्प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था, विच लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। अब बाल गंगाधर तिलक को जब अरेस्ट किया गया, इस पे भी आप प्रोटेस्ट हुए, तो फिर ये सारी ट्रेंड जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया को आजाद करने के लिए। जो कुछ लीडर्स थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू था, बाल गंगाधर तिलक था, या गांधी जी था, तो इन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। तो जब इनके आइडियाज स्प्रेड हुए तभी जाके लोग तैयार हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, लोग इंस्पायर हुए नेशनलिज्म के लिए, लोग इंस्पायर हुए फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अल्टीमेटली फिर 1947 में कॉलोनियलिज्म हमेशा के लिए खत्म हुआ और इंडिया से इंग्लैंड को जाना पड़ा, और फिर इस तरीके से इंडिया आजाद हुआ। तो इसी तरीके से हमारा यूनिट भी इख्तिताम